सर्वेइंग का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, सर्वेइंग होती क्या है। सर्वेइंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम रिलेटिव पोजीशन निकाल लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग का, किसी भी चीज़ का हम रिलेटिव पोजीशन निकाल लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। कैसे? बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट ए को हमें लोकेट करना है। ठीक है, इसकी रिलेटिव पोजीशन निकालनी है। तो ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। इस ए की पोजीशन हम निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड इस ए की पोजीशन हम निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो रिलेटिव पोजीशन हमने निकाली पॉइंट ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी। इस टेक्निक को बोला जाता है सर्वेइंग। पहला पॉइंट क्लियर है। सर्वेइंग वो टेक्निक है जिससे हम रिलेटिव पोजीशन निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके। सर्वेइंग में हम करते क्या है, हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है। हमारे पास अगर मैप है तो मैप में जो हमारे पास डेटा है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। या हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे जो भी फीचर्स हैं उनको मैप में ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ग्राउंड में जो भी फीचर्स है उनको हम मैप पे ड्रॉ कर देते हैं। तो सर्वेइंग में हम या तो ट्रांसफर करते हैं पॉइंट्स फ्रॉम मैप टू द ग्राउंड और फ्रॉम ग्राउंड टू द मैप। तो इसमें ट्रांसफर होते हैं पॉइंट्स फ्रॉम मैप टू द ग्राउंड और फ्रॉम ग्राउंड और फ्रॉम मैप टू द ग्राउंड या फिर ग्राउंड टू द मैप। क्लियर है पहला पॉइंट? समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो अर्थ सरफेस है। अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है। तो पहले कहा जाता था कि अर्थ की जो सरफेस है, जो अर्थ है वो ओवलॉइड होती है। ओवलॉइड मतलब अंडे की शक्ल जैसी। ओवलॉइड इस तरीके से। समझ आई बात? इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। समझ आई बात? तो अंडा जिस तरीके से दिख रहा है वैसे ही शक्ल होती है। मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर बड़ा होता है किससे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से। उसको ओवलॉइड बोला जाता है। स्फेरिकल भी हम एज्यूम करते हैं, कभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम स्फेरिकल भी मान लेते हैं अर्थ के सरफेस को। ये भी कहा जाता था कि ओबलेट स्फेरॉइड अर्थ होती है। ओबलेट स्फेरॉइड मतलब जो इक्वेटर का डायामीटर है वो ज़्यादा होगा किससे? डायामीटर ऑफ द पोलस। क्लियर है? ये जो इक्वेटर का डायामीटर अगर ये ज़्यादा हुआ पोलस के डायामीटर से तो ऐसे इसको बोलते हैं ओबलेट स्फेरॉइड। पर एक्चुअल में अगर हम देखें, एक्चुअल में शेप होती है अर्थ की कैसी? जियोइड। क्लियर है तीनों पॉइंट? समझ में आई बात? तो ये हमारा था अर्थ सरफेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होती है? लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है सच दैट कि इस सरफेस पे जो हर एक पॉइंट होगा, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ऑफ अर्थ से ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। जितना ये दूर है, अगर ये एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, ये भी एक्स डिस्टेंस की दूरी पर होना चाहिए, ये पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस की दूरी पर होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी एक्स डिस्टेंस की दूरी पर होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको लेवल सरफेस बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है मीन सी लेवल क्या होती है। मीन सी लेवल अगर हम नाम से देखें, मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। एवरेज, एवरेज दो का किया जाता है या दो से ज़्यादा चीज़ों का किया जाता है ना। सी लेवल जो समुंदर है ना, समुद्र की जो ये है सरफेस है, मान लो ये रहा एक समुद्र, ये दूसरा समुद्र, अब हम दो ही की बात करते हैं यहाँ पे। मान लो इन दोनों का एवरेज करा हमने, मान लो वो एवरेज जो है वो ये निकल के आया, वो एवरेज जो है वो ये निकल के आया। इन दोनों का हमने एवरेज करा, एक लेवल ये मिली हमको, इसी को हम मीन सी लेवल बोलते हैं। समझ आई बात? ये जो लाइन बनी ये वाली, ये हमारी मीन सी लेवल है, MSL।
क्लियर है। और इसी मीन सी लेवल से हम एलिवेशन को मेजर करते हैं, इसी को हम डेटम कंसिडर करते हैं सर्वेइंग में। क्लियर है, बात समझ आई। तो मीन सी लेवल नाम से पता चल रहा है, एवरेज हम करते हैं किनका, सी लेवल उसका, मतलब जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ वन और मोर वाटर बॉडीज, ठीक है, वन और मोर वाटर बॉडीज जो है उनका सरफेस जो होता है उसका हम मीन करते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। समझ आई बात। अब ये जो मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से ही एलिवेशन जो है उसको मेजर किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या होता है? ग्रेट सर्कल होता है, ये इंटरसेक्शन होता है प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो ये अर्थ है, अब एक प्लेन पास करेगा सेंटर ऑफ अर्थ से, मान लो ये एक प्लेन पास करा सेंटर ऑफ अर्थ से, और ये लेवल लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो ये इंटरसेक्शन होता है किसका, प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड लेवल लेवल सरफेस, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल। क्लियर है, प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड लेवल सरफेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपको ग्रेट सर्कल दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जो लोकेट हो लेवल सरफेस पे, एनी लाइन लोकेटेड ऑन लेवल सरफेस, उसको लेवल लाइन बोला जाता है। जो लेवल लाइन होगी, ये लेवल लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर होते हैं किसके, प्लम्ब लाइन के। अब प्लम्ब लाइन क्या होती है? प्लम्ब लाइन जो होती है ये डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ की तरफ ये इसकी डायरेक्शन होती है। अगर अर्थ सुफेरिकल है, अगर अर्थ कैसी है, सुफेरिकल है, तो ये कन्वर्ज हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है वाला पॉइंट भी? अगर अर्थ जो है सुफेरिकल है तो ये कन्वर्ज हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्फेरिकल ट्रंगल। स्फेरिकल ट्रंगल क्या होता है? ये बनता है 3 ग्रेट सर्कल से, 3 ग्रेट सर्कल से स्फेरिकल ट्रंगल बनता है। अगर स्फेरिकल ट्रंगल मान लो ये हमारा स्फेरिकल ट्रंगल है इस तरीके का, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। क्लियर है। तो अगर हम तीनों का सम करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 180 से ज्यादा निकल के आ जाएगा। 180 से ये कितना ज्यादा निकल के आ जाएगा उसको बोला जाता है स्फेरिकल एक्सेस। 180 से ये कितना ज्यादा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 मिनट है, समझ में आई बात। तो जितना भी वो ज्यादा होगा 180 से, उसको बोला जाता है स्फेरिकल एक्सेस। अगर हम ये इंडिविजुअली देखें इनको, अल्फा बीटा गामा, ये हमेशा 180 से कम मिलेंगे। अगर सम करेंगे हम इनका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 180 से तो ज्यादा होंगे, पर 540 से क्या मिलेंगे, 540 से ये कम मिलेंगे। क्लियर है वाला पॉइंट भी? अगर हम करें दो साइड्स का सम, ये ज्यादा निकल के आ जाएगा थर्ड साइड से, और स्मॉलर साइड जो होता है ये अपोजिट होता है स्मॉलर एंगल के। मान लो ये ट्रायंगल था, ठीक है, अगर ये वाला एंगल मान लो स्मॉलर है तो इसके अपोजिट में ये जो साइड है ये भी स्मॉलर होगा। समझ आई बात? ये प्रॉपर्टी है। तो स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। क्लियर है, यानी अगर ये स्मॉलर साइड है तो ये एंगल क्या मिलना चाहिए आपको, छोटा मिलना चाहिए। क्लियर है। अगर हम करें सम तीनों साइड्स का, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ये आपको कम मिलेगा किससे, सरकमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल से। क्लियर है वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है प्राइमरी डिविजन ऑफ द सर्वे। सर्वेइंग को हम, सर्वेइंग के हम 2 डिविजन्स कर सकते हैं, एक आता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा आता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में अर्थ की सरफेस को प्लेन माना जाता है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस को कर्व्ड माना जाता है। क्लियर है। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेंगे वो प्लेन ट्रायंगल होंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पे लेवल लाइन कैसे होते हैं, स्ट्रेट, यहाँ पे लेवल लाइन होती है कर्व्ड। यहाँ प्लम्ब ऑफ लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है, यहाँ प्लम्ब ऑफ लाइन्स होते कन्वर्ज हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसमें छोटे एरिया को कंसिडर किया जाता है और प्रेसिजन जो होती है यानी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत ही कम होती है। यहाँ लार्ज एरिया को कंसिडर किया जाता है पर प्रेसिजन जो होती है यानी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है।
अब जियोडेसिक सर्वेइंग हम कब कंसिडर करते हैं? अगर एरिया कितना हो, एरिया कितना होना चाहिए? 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया है तो हम, अगर एरिया कितना है 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम कौन सा कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं, कौन सा? जियोडेसिक सर्वेइंग। क्लियर है? अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, मान लो ये एक कॉर्ड है, ये एक आर्क है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, समझ आई बात? हम यहाँ से गए, मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये ए ओ बी हम गए, दूसरा हम यहाँ से गए, ये कॉर्ड है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं करूँ ए ओ बी में माइनस ए सी बी, ए सी बी, अगर मैं ए ओ बी कितना चला 18.5 किलोमीटर चला, तो ये जो डिफरेंस दोनों में निकल के आएगा वो आएगा 10 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? समझ में आई बात? तो जो लेंथ होगी आर्क की, उसमें मैंने माइनस करा लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 mm। क्लियर है? अगर मैं कितनी डिस्टेंस चला, 18.5 किलोमीटर दूरी चला। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं सम करूं एंगल्स का स्फेरिकल ट्रायंगल में, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करा था, और मैं सम करूं किनका? प्लेन ट्रायंगल जो है, समझ आई बात? उसका सम करूं, सम ऑफ एंगल्स जो स्फेरिकल ट्रायंगल में है उसको माइनस करा मैंने, सम ऑफ एंगल्स प्लेन ट्रायंगल वाले, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा 1 सेकंड निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? फॉर एन एरिया ऑफ 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम जियोडेसिक सर्वेइंग को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन, अगर लैंड सर्वेइंग है, लैंड सर्वेइंग को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है नेचुरल फीचर्स, दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल फीचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होती है, कैडेस्ट्रल सर्वे फॉर फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए जो किया जाता है, वो जो पटवारी वटवारी आते हैं, ये कैडेस्ट्रल सर्वे वही लोग करते हैं। और आपका आता है स्टी सर्वे। स्टी सर्वे क्या होता है? इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स के लिए जो सर्वे की जाएगी, वाटर सप्लाई सिस्टम या सीवरेज सिस्टम जो है, इन सब को, सबकी सर्वे करने के लिए जो सर्वे की जाती है वो सिटी सर्वे में इंक्लूड होता है। कोई दिक्कत इसमें? लैंड सर्विंग 3 टाइप की है, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और स्टी सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, और दूसरा आता है हमारे पास लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं हम, पार्ट टू होल नहीं करते। ये क्यों करते हैं होल टू पार्ट हम? इन ऑर्डर टू लोकलाइज एरर्स, एरर को लोकलाइज करने के लिए, या दूसरा हम कंट्रोल करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर्स। हम चाहते हैं एरर्स एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। मान लो आपको ये फील्ड को की सर्वे करनी है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये हमारे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स है। पहले हमने इनको एस्टेब्लिश किया, उसके बाद हम छोटे छोटे एरियाज में इनको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद लोअर ये हाई प्रेसिजन के साथ तो हम मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को पहले एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर है वाला पॉइंट भी? और जो लोकेशन ऑफ पॉइंट है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस है, मान लो इस पॉइंट को लोकेट करना था, हमने पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस हमने नापी L1, यहाँ से L2, ठीक है। इस ये आता है दोनों, ये आता है चेन सर्वेइंग में, ठीक है। इसी तरीके से ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट P Q है, R को लोकेट करना था, इसको बोलते हैं ऑफसेट मेथड। इसी तरीके से हमें मान लो ये वाला पॉइंट लोकेट करना था, एक तो हमने यहाँ से दूरी नापी और इस लाइन के साथ एंगल नापा, एक तो लेंथ भी आपको पता है, एंगल भी पता है, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अगर दोनों एंगल हुए हैं तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब अगला पॉइंट अगर हम देखें, वो आता है हमारा
यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में कुछ यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 3 फीट 1 यार्ड के बराबर होता है। 22 यार्ड 1 चेन के बराबर होता है। 10 चेन 1 फरलॉन्ग के बराबर होते हैं। 8 फरलॉन्ग 1 मील के बराबर होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28 फीट। 6 फीट को 1 फैथम भी बोला जाता है। अगर हम एरिया की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.76 फीट स्क्वायर, ठीक है। 1 एकड़ 40 गुंठा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 स्क्वायर चेन 1 एकड़ होता है। 48 फीट स्क्वायर यार्ड आपको 1 स्क्वायर चेन के बराबर मिलेगा। क्लियर है? समझ में आई बात? एक कनाल में 20 मरला मिलेंगे। एक मरला इज इक्वल टू 278 फीट स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एंगुलर मेजरमेंट में आपको दो तरीके के ये मिलेंगे, सेक्सेसिमल सिस्टम और सेंटिसिमल सिस्टम। सेक्सेसिमल में अगर आप देखोगे, एक सरकमफ्रेंस 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। सेंटिसिमल में देखोगे 1 सेंटिसिमल इज इक्वल टू 400 ग्रेड। एक ग्रेड किसके बराबर मिलेगा? 100 सेंटीग्रेड। एक सेंटीग्रेड किसके बराबर मिलेगा? 100 सेंटीग्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है स्केल। स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस, है ना, उसको स्केल बोला जाता है। स्केल हमारे 3 टाइप की होती हैं। स्केल जो होता है ये मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस के बराबर होता है। स्केल हमारे पास 3 टाइप की होती है, इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। इंजीनियर स्केल में हम क्या करते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 मीटर के बराबर रख दिया, इसको बोलते हैं इंजीनियर स्केल। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस, पर यूनिट सेम होने चाहिए। मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस पर यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इनमें से ग्राफिकल स्केल जो होती है वो सुपीरियर होती है। क्यों? क्योंकि ये श्रिंकेज का भी टेक केयर करता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल प्लेन स्केल हो सकते हैं, डायगोनल स्केल हो सकते हैं, वर्नियर स्केल या स्केल ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है। प्लेन स्केल 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स तक मेजर करके देते हैं। इसमें 1 यूनिट और 1 सब डिवीजन होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कम है उसका मतलब स्मॉलर स्केल होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है, ये वाला पेज हो गया था, प्रिंसिपल्स। हाँ, जो लेंथ होती है स्केल की, किस पे? मैप पे, वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड के बराबर होता है। समझ में आई बात? जो लेंथ्स रिप्रेजेंट होती हैं ऑन द स्केल, वो कौन सी होती है? वो ग्राउंड डिस्टेंस होती है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखोगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो मैप अंडर रूट ऑफ मैप एरिया बटे ग्राउंड एरिया होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है ये, मैप वॉल्यूम बटे ग्राउंड वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ यूज होती है? इन ऑर्डर टू मेजर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मान लो मेन स्केल 1 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर में कितने ये होते हैं? 10 mm होते हैं। तो इस छोटे फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करने के लिए, मान लो 1 mm को मेजर करने के लिए हमारे कौन सी स्केल होगी? ये वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लीस्ट काउंट देखोगे वो s माइनस वी के बराबर होता है। s होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन किसका? मेन स्केल का। और ये होता है वर्नियर वाले का। क्लियर है? अब ये जो वर्नियर स्केल है ये 4 टाइप की होती है। या तो डायरेक्ट वर्नियर मिलेगी, इसमें n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल। समझ आई बात? लीस्ट काउंट s बाई n, s बाई n, s बाई n, सब में मिलेगा ये s बाई n। क्लियर है? रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है? इसमें n डिवीजन ऑफ वर्नियर n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगा। एक्सटेंडेड वर्नियर n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और डबल वर्नियर में तो 2 सिंपल वर्नियर्स लगे होते हैं एंड टू एंड, जैसे थियोडोलाइट में होता है। समझ आई बात? इसमें s जो है डायरेक्ट वर्नियर में वो ज्यादा मिलेगा v से, इसमें s कम मिलेगा v से। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वो है एरर्स इन स्केल।
एरर ड्यू टू रॉन्ग यूज ऑफ रॉन्ग स्केल। मान लो आपने जो स्केल है वो यूज रॉन्ग कर ली। जैसे मैंने आपको बोला 1:15 स्केल है जो आपको यूज करनी है, आपने सुना 1:50, समझ आई बात। और मान लो आपने मेजर करा 200 मीटर का डिस्टेंस, समझ आई बात। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को करेक्ट डिस्टेंस मिले। जो करेक्ट डिस्टेंस होगी वो आर एफ रॉन्ग बटे आर एफ करेक्ट इंटू रॉन्ग डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आर एफ रॉन्ग कौन सा था जो मैंने गलत सुना, ये वाला 1:50, ठीक है। आर एफ करेक्ट कितना है 1:15, उससे डिवाइड कर दो इंटू रॉन्ग डिस्टेंस आपने कितना गलत मेजर करा 200 मीटर, ठीक है। वो यहाँ पुट कर दो, आपको करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। इसी तरीके से आप करेक्ट एरिया भी निकाल सकते हो, आर एफ रॉन्ग बटे आर एफ करेक्ट का होल स्क्वायर इंटू रॉन्ग एरिया। करेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हो, आर एफ रॉन्ग बटे आर एफ करेक्ट का होल क्यूब इंटू रॉन्ग वॉल्यूम। क्लियर है वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एरर ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज, अब मान लो सपोज ये लाइन जो मेजर की गई थी, इसकी ये ओरिजिनल जो ये दूरी थी वो थी x, समझ आई बात। उसके बाद ये श्रंक हो गई, कितना श्रंक हो गई, ये y, ठीक है। ग्राउंड पे अगर देखोगे ग्राउंड डिस्टेंस वो z थी। अगर आप श्रंकेज फैक्टर देखोगे, ये श्रंक लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ y है, ओरिजिनल लेंथ x है, उसको श्रंकेज फैक्टर बोला जाता है। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे z से, ग्राउंड डिस्टेंस से, इसको भी ग्राउंड डिस्टेंस से, ये श्रंक स्केल बन जाएगी ऊपर बटे ओरिजिनल स्केल। तो श्रंक स्केल किसके बराबर होगी, श्रंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। हमारे पास फॉर्मूला बन गई, श्रंकेज स्केल इज इक्वल टू श्रंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रंक एरिया ऑन मैप, अगर श्रंक एरिया आप देखोगे, ये श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर इनटू ओरिजिनल एरिया। श्रंक वॉल्यूम ऑन मैप, श्रंकेज फैक्टर का क्यूब इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। थैंक यू।